हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 का पार्ट 6, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इस पूरे सब्जेक्ट के लास्ट टॉपिक की बात कर रही हूँ, रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस। अब ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते हैं। एक और टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किया है, वो ज़्यादातर पेपर में आता नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में मेंशन था इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ। और ये मेरी इस सब्जेक्ट का, इस यूनिट का लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इंजीनियर्स का रोल क्या है ई गवर्नेंस में। अब जैसे मैंने बताया था कि ई गवर्नेंस जो था वो मैं पहले ही यूनिट 4 में बता चुकी हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो कॉमन जो भी लोग हैं वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू या फिर आईटी टेक्नोलॉजीज का यूज करके उन सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है ई गवर्नेंस का, इसमें एज ए इंजीनियर आपका क्या रोल बनता है, या फिर अगर आप आगे जाते हो बीटेक करने के बाद आप इंजीनियर ही बनोगे ऑब्वियसली, या फिर कुछ और भी, आपकी मर्जी। तो अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपका रोल क्या होगा इस ई गवर्नेंस में, वो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। सो द सिविक बॉडी हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर्स फॉर 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो बेसिकली यहाँ पर एक डेटा प्रोवाइड किया गया है कि जो भी मेरी सिविक बॉडी है उसने ऐसा डिसाइड किया है कि जो भी मेरे 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशन है, अगले 3 साल में उसमें जो भी सपोर्ट इंजीनियर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, वो वहां पर उस बेसिकली कैटेगरी में अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल इस ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, इसकी सारी एप्लीकेशंस में बेसिकली अपना इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि एज ए बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप अपना इनपुट वहां प्रोवाइड करोगे, तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, क्या क्या आपका रोल होगा, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। So the engineers would have to understand the user requirement and develop reports from the respective system। तो बेसिकली आपको जो भी ई गवर्नेंस का सिस्टम आपको अपॉइंट हुआ है, आप सपोज करो कि आपको कोई ई गवर्नेंस का सिस्टम अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, तो जो भी एज अ सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर आपको उस पूरे सिस्टम की आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और यूजर्स को वहां से क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर क्या चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम से, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग वहां पर इस चीज की होनी चाहिए। ठीक है, they would also have to undertake development of integrated dashboard of all 40 modules and any other system development responsibility given by the municipal corporation or civic official said। और इसी के कंटिन्यूएशन में वो जो सिविक बॉडी थी जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि आपको एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड में बेसिकली काम करना पड़ेगा, वहां आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर बेसिकली अगर हम अंदर देखें तो 40 मॉड्यूल्स आ जाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने का, इसको पूरा बेसिकली काम करवाने का, इसके सारे डैशबोर्ड को इंटीग्रेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी होगी। ठीक है, The software engineer would be imparted training for a week on the applications, development technology and front end and back end details, the official said। और इसी के कंटिन्यूएशन में उन ऑफिशियल ने ये भी बोला कि जो भी सपोर्ट इंजीनियर, सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी कम से कम 1 वीक की, जिसमें कैसे एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो उस पर्टिकुलर बेसिकली सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, उसकी क्या बैकएंड और क्या फ्रंट एंड डिटेल है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको मिलेगी 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि द 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस they will have to handle are related to solid waste management। अब यहाँ पर क्या है कि जो मैंने बताया कि कोई जो भी 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशन है वो एज अ सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको एड्रेस करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम्स आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो वो 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ऑडिटोरियम, बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर, पब्लिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड फाइल ट्रैकिंग, डिजिटल डैशबोर्ड एंड सेंट्रल मेडिकल स्टोर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी बीच में स्पेस हो गई है। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है उसमें आपको क्या है कि ये सारे डिपार्टमेंट को आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, engineers are the architect of developing India and scope of engineers in India is approximately 80% of the business sector, which spans across transport, equipment, capital goods, other machinery and equipment needs good engineers to man their respective jobs। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंजीनियर्स का बेसिकली क्या है, इंजीनियर्स
जो भी डेवलपिंग इंडिया है उसकी आर्किटेक्ट है, बेसिकली इंडिया को पूरा फ्रेम करना, उसका एज अ आर्किटेक्चर प्रोवाइड करवाने का काम इंजीनियर्स का होता है। साथ ही साथ जो हमारा बिजनेस सेक्टर है उसमें 80% जो है उसका बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो एज अ इंजीनियर ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली बिजनेस सेक्टर का 80%। अब ये जो मेरा सेक्टर है इसके अंदर इंजीनियर्स की ज़रूरत है वो ट्रांसपोर्ट में हो सकती है, इक्विपमेंट में हो सकती है, जो भी गुड्स होते हैं वहाँ हो सकती है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको मशीनरी में एम्प्लॉय करवा सकते हैं, या फिर अलग अलग फील्ड्स में आपको आपकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉय करवा सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि we all are familiar with the engineering, most of them are doing engineering or most of the others are preparing for it and many of them had done it। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ज़्यादातर लोग होते हैं उनको इंजीनियरिंग के बारे में पता होता है, कुछ कर रहे होते हैं और कुछ उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के लिए, IIT JEE के लिए या फिर जो भी है। उसके बाद we all know that India is a developing country. It has the second position in the world for its population according to 2011 population counting। तो यहाँ पर तो बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है कि पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में इंडिया सेकंड पोजीशन पे है अगर हम 2011 का पॉपुलेशन में देखें तो। ठीक है, but still it is not taking the growth as it should be taken because no one has to initiate। अब जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, जिस लेवल का डेवलपमेंट, जिस लेवल का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में होना चाहिए वो चीज़ अभी तक इंडिया के अंदर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? वो इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इस चीज़ को इनिशिएट करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे केसेस में या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो किसी चीज़ को इनिशिएट करे कि आप शुरुआत तो करो, हम आपका साथ देंगे, या फिर लोग आ जाते हैं, लोग उसके बाद जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जो मेन बोल सकते हो प्रॉब्लम होती है या फिर जो ज़्यादा पेनफुल होता है वो होता है द इनिशिएशन, किसी भी चीज़ को शुरू करना। तो वो चीज़ कोई ऐसा है नहीं जो इस चीज़ को शुरू करे ताकि इंडिया का ग्रोथ उस तरीके से हो, उस टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में हो जिस हिसाब से उसका पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। सो अ मैन हु इनिशिएट्स फॉर डेवलपमेंट इज ओनली एन इंजीनियर। और अगर आपको डेवलपमेंट करवाना है किसी भी फील्ड में तो उसके लिए क्या हो सकता है कि ये जो इनिशिएशन का प्रोसेस है जो कोई नहीं करता है वो एक इंजीनियर करता है, और इसीलिए इंजीनियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट में। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर्स क्या होते हैं, इंजीनियर्स न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने देखा कि ChatGPT बना या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बनी, AI ML से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। ये सारी चीज़ें कौन बना रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बना रहे हैं। तो और बहुत ये हमें सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ, वैसे बहुत सी चीज़ों में, मैकेनिकल के एस्पेक्ट में, सिविल की चीज़ों में, बहुत सी चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है, और ये डेवलपमेंट कौन कर रहे हैं? ये डेवलपमेंट इंजीनियर्स कर रहे हैं। ठीक है, These technologies are used to make our country better और more powerful according to different side of view। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये हम लोगों को ज़्यादा एम्पावर कर रही हैं, इंडिया के पीपल को और बेटर बना रही हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं। और बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये डिफेंस साइड से ज़्यादा मदद कर रही हैं जो भी इंजीनियर्स क्रिएट कर रहे हैं। So in India, many of the institute which manufactures millions of engineers every day, but most of them want to do work in a foreign country only for the lifestyle and salary। We made these engineers but they work in other nations and they don't want to do anything for their country। तो बेसिकली यहाँ पर रियलिटी ही लिखी गई है कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, IITs हैं, NIITs हैं, IIITs हैं, वो क्या कर रही हैं, वो मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स हर साल पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि लेकिन हो रहा क्या है कि जो लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेसिकली इंजीनियरिंग तो इंडिया के अंदर से कर रहे हैं लेकिन उनको काम चाहिए, उनको बेसिकली अपना जो भी वर्क है वो चाहिए फॉरेन कंट्री में, उनको वहां जाना है। क्योंकि इंडियंस जो भी है, नॉर्मल सी बात है कि जो इंडियंस है वो फॉरेन की जो लाइफस्टाइल है वहां से फैसिनेटेड है, वहां की जो सैलरी है वहां से फैसिनेटेड है। क्योंकि ये रियली स्टैट्स हैं कि जो भी मेरी इंडिया की सैलरी है एज अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो डबल या फिर थ्राइस है आपके फॉरेन कंट्री में। तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन होगा वो चाहेगा कि वो अब्रॉड काम करे, वो बाहर काम करे ताकि उसकी लाइफस्टाइल और उसकी सैलरी अच्छी हो। लेकिन तो यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि इंजीनियर्स किसने बनाए? इंडिया ने बनाए। इंजीनियर्स को काम कहाँ करना है? इंजीनियर्स को दूसरी कंट्री के लिए काम करना है, उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प करवानी है, ना कि इंडिया की ग्रोथ में। और इसी वजह से इंडिया का जो डेवलपमेंट लेवल है वो बाकी जगहों से अभी के टाइम में कम है। ठीक है, India is the only country where everybody should free to take any of the decision freely, so engineers are settled in foreign nations। They settled in other nations only for money, they don't think about the duties of his nation। तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है कि वो वहां पर क्यों जाते हैं, वो मनी के लिए जाते हैं ताकि वो
वहां पर बेसिकली मनी अर्न कर सके। वी हैव द बेस्ट 7 IITs in India which manufacture the world top class engineer, but these engineers are not working for us. They work in another country only due to salary purpose. Developing India wants good engineers to manufacture best product at cheaper rate. In using the technology, so the future of India is so good and no one will greedy and no one should die due food. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर यही बताया गया है, इसका पूरा कंक्लूजन क्या होता है कि जो भी इंजीनियर्स हैं जिनके पास अच्छी खासी एक्सपर्टीज है, जो भी आईआईटी से ग्रेजुएट है, अब जरूरी नहीं कि आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो, आप कहीं से भी हो सकते हो, लेकिन आपके पास बेसिकली एक अच्छा स्किल सेट होना चाहिए। आपके पास जो भी आप जिस भी चीज में एक्सपर्टीज हो, आपको वहां पर एक्सेल करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने इनपुट जो है वो इंडिया को डेवलप करने में, इंडिया को ग्रो करने में लगाओ और ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिसकी जो प्राइस है वो ऐसे हाई हो, लेकिन आप ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ, ऐसा प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोडक्ट बनाओ जो चीपर रेट पे अवेलेबल हो, ताकि लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाए। और आप इस ग्रीडी नेचर को ना बेसिकली इस ग्रीडी नेचर को छोड़ के इंडिया को डेवलप करने में हेल्प करो। ठीक है। When every engineer work in a country, no one will sleep without eating food. Almost every company in a country needs good engineers for improving their quality and for new innovation at cheaper rates. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अब हर कंपनी चाहेगी कि उसकी जो कंपनी के अंदर ऐसे इंजीनियर्स आए जिनके पास एक अच्छा प्रॉपर स्किल सेट हो, जो प्रॉपर बेसिकली उनको काफ़ी चीज़ें पता हो, और बेसिकली वो उनकी कंपनी को ग्रो करें ताकि एक तरह से इंडिया ग्रो हो, इंडिया डेवलप हो। ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।